स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और हिंदी में स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं हम पढ़ रहे थे काव्य खंड, और काव्य में हमारा पार्ट 5 था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सहा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हमने जाना था कि निराला का जो प्रिय विषय है वो क्या है। तो आपको पता था, मैंने बताया था कि निराला जी का प्रिय विषय बादल था। बादल को लेकर उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। बादलों के माध्यम से समाज में एक नई क्रांति की चेतना वो लाना चाहते थे। तो आज हम शुरू करेंगे स्टूडेंट हमारी कविता बादल गरजो। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपके टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वाली जो कविता है, क्योंकि निराला जी की 2 कविताएं हमें इस पाठ में पढ़नी है, उत्साह और दूसरा अट नहीं रही। तो ये पहले जो इसका टॉपिक है उत्साह, जो इस शीर्षक से ये कविता हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट आपको ये भी ध्यान रखना है, आप नोट कर सकते हैं, हर चीज़ को नोट कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि एक शाब्दिक अर्थ होता है किसी कविता का और एक विशेष अर्थ होता है। तो विशेष अर्थ आपसे ज़्यादा पूछा जाता है जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यस, चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग रेडी हो जाइए। कविता है हमारी बादल गरजो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो बादलों को पुकार रहे हैं कवि। फिर है विकल विकल उन मन थे उन मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो बादल गरजो। तो ठीक है, छोटी सी कविता है ये उत्साह शीर्षक से, परंतु इसका जो अर्थ है वो हमारे लिए जानना, इसकी व्याख्या और इसका जो विशेष अर्थ है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान रखना है कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि बादलों को संबोधित करके कहना चाहते हैं कि हे बादलों गरजो, बहुत जोर से गरजो। ठीक है, कहते हैं कि बादलों गरजो। किसको संबोधित कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि उत्साह कविता में कवि किसको संबोधित कर रहे हैं। ऐसा अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे बादलों को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादलों गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले। और कवि कहते हैं कि फिर से कवि कहते हैं, पहले कवि कहते हैं कि बादलों गरजो, फिर से कहते हैं कवि कि हे बादलों घिर घिर कर आओ, सघन होकर आओ और इस आसमान को चारों तरफ से घेर लो, ढक लो इस आसमान को, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, फिर और क्या कहते हैं कि चारों तरफ से उमड़ घुमड़ कर आ जाओ और इस आसमान को घेर लो। फिर कहते हैं, देखो अब यहाँ पर जो लाइन है कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, क्योंकि कवि जो होते हैं वो काले घुंघराले काले जो घने बादल होते हैं ना, ऐसे बालों की तरह घुंघराले घुंघराले, तो उनमें अपनी एक अलग सी कल्पना वो कर लेते हैं। कभी बच्चों के बालों की, कभी नायिका के बालों की कल्पना इस तरह से कर लेते हैं। मतलब एक उसमें सौंदर्य अपने लिए, अपनी कविता के लिए एक सौंदर्य वो ढूंढ लेते हैं बालों में। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, उन कवियों को संबोधित करते हैं यहाँ पर, इसमें ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। अब कवि समाज में चेतना लाने वाले, चेतना की आकांक्षा, बदलाव की आकांक्षा रखने वाले कवियों को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो उन कवियों को जो बादलों पर कविता लिखते हैं, ठीक है, जो सौंदर्य के प्रेमी होते हैं, उन कवियों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, क्योंकि वही कवि समाज में बदलाव लाने की आकांक्षा भी रखते हैं। तो उनमें से कुछ कवि ऐसे होंगे जो केवल कल्पना में अपनी कविता लिखें, है ना, रूप सौंदर्य पे अपनी कविताएं लिखे, बालों पर अपनी कविता लिखे, बच्चों की सुंदरता पर अपनी कविताएं लिखें, ऐसा कर सकते हैं कुछ कवि। लेकिन उन्हीं में कुछ कवि ऐसे भी होते हैं जो समाज में बदलाव लाने की उनकी इच्छा होती है। तो यहाँ कवि समाज में बदलाव लाने वाले कवियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहते हैं कि हे नए जीवन के काव्य रचने वाले कवियों, तुम बादलों में काले घुंघराले बालों की कल्पना करते हुए भी
अपने हृदय में बिजली की कड़क और चमक धारण किए हुए अपनी नई कविता में बिजली के समान स्वर भरिए। क्या कहते हैं कि जिस तरह से कवि दूसरी लाइनों जो ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, इन 2 लाइनों में कवि समाज में बदलाव लाने की आकांक्षा रखने वाले उन कवियों को संबोधित करते हैं, है ना, जो नवजीवन की कविता लिखते हैं, जो नवजीवन की कविता लिखते हैं, अर्थात समाज को चेताने का, समाज को जगाने का, उत्साह लाने का काम करते हैं। तो उनसे कहते हैं कि हे कवियों, तुम इन बादलों में काले घुंघराले बालों की कल्पना तो करो, ये तुम कर सकते हो, लेकिन है ना, साथ में तुम क्या करो, जिस तरह से इन बादलों में बिजली की कड़क छुपी रहती है, उसी तरह से तुम भी कविता लिखो। बादलों में काले बालों की कल्पना करते हुए तुम कविता लिखो, लेकिन जिस तरह से इन बादलों में बिजली की कड़क या चमक छिपी रहती है, उसी तरह से तुम अपनी कविता में जो शब्द लिख रहे हो उनमें बिजली के समान स्वर भर दो, कड़क वाले स्वर भर दो, अर्थात ऐसे शब्द लिखो आप अपनी कविता में जिससे समाज में क्या आ जाए, क्रांति आ जाए, है ना, कि बिजली के समान विप्लव छिपाकर क्रांति चेतना का स्वर भर दो, है ना। और समाज को एकदम जैसे बिजली चमकती है, एकदम से कड़कती है बिजली, तो लोग डर जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। ऐसे ही तुम अपनी कविता में ऐसे स्वर भरो, ऐसे शब्दों में कविता लिखो जिससे लोगों के दिल पर गहरा असर हो, ठीक है, और उनमें नई चेतना भर जाए, वो पुरानी चीज़ों को त्याग दे, पुराने विचारों को वो त्याग दे। फिर है विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, है ना। और क्या कहते हैं वो कि बिजली के समान, जिस तरह से बिजली के समान विप्लव छिपाकर क्रांति चेतना, ये चारों लाइनों का अर्थ इसमें आ गया जो मैंने अभी समझाया। उसमें क्या कर दो कि क्रांति चेतना के स्वर भर दो, बिजली के समान स्वर अपनी कविता में भर दो। एक बार फिर से बताती हूँ, बादल गरजो। अब देखो पूरी 4 लाइनों का, 5 लाइनों का ये अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, कहाँ से कहाँ तक। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ तक की कविता की लाइनें क्या है, आप फिर से एक बार सुनिए और नोट भी कर सकते हैं अपने पास। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादलों गरजो। फिर से कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं, फिर से कवि बादलों से कहते हैं कि हे बादलों उमड़ घुमड़ कर चारों तरफ से आओ, गहरे हो जाओ, खूब सघन हो जाओ और इस आसमान को चारों तरफ से घेर लो। फिर कवि समाज में बदलाव लाने की आकांक्षा रखने वाले कवियों को संबोधित, अन्य कवियों को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि हे नवजीवन का काव्य रचने वाले कवियों, ठीक है, क्रांति समाज में क्रांति की इच्छा रखने वाले कवियों या नवजीवन का काव्य रचने वाले कवियों, तुम बादलों में घुंघराले काले बालों की कल्पना करते हुए भी अपने हृदय में बिजली की कड़क और चमक धारण किए हुए अपनी कविता में, है ना, आपके दिल में वो कल्पना भी होनी चाहिए और ऊपर से बिजली जैसी कड़क भी आपके हृदय में होनी चाहिए, जिस तरह से बादलों में होती है। तो क्या लिखते हैं कि तुम बादलों में काले घुंघराले सुंदर बालों की कल्पना करते हुए भी अपने हृदय में बिजली की कड़क और चमक धारण किए हुए अपनी नई कविता में बिजली के समान विप्लव छिपाकर क्रांति चेतना स्वर भर दो, हे बादलों गरजो। यानी कि तुम बदलाव की आकांक्षा रखने वाले कवियों, नवजीवन की कविता रचने वाले कवियों, तुम क्या करो, इन बादलों में सुंदर काले बादलों की, मनोहर बालों की कल्पना तो करो, पर क्या करो कि अपने हृदय में जिस तरह से बिजली बादलों में छिपी होती है उस तरह से तुम्हारे हृदय में भी ऐसी बिजली होनी चाहिए और उसी बिजली को तुम अपने बिजली जैसे शब्दों को तुम अपनी कविता में शामिल करो। ऐसे शब्दों से तुम कविता लिखो जिसकी वजह से जो पुराना है वो नष्ट हो जाए और समाज में नई क्रांति आ जाए। ठीक है, हे बादलों गरजो।
दूसरी इसकी कविता की लाइन है, विकल विकल उन मन थे उन मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब कवि देखो यहाँ पर भी दो अर्थ हैं। पहले वाली जो लाइनें मैंने पढ़ी उसमें भी दो अर्थ थे। एक तो वो था कि भाई बादलों आओ, जैसे बादल आते बारिश के मौसम में, सावन में या आषाढ़ सावन में जब बारिश का मौसम होता है, बादल आते हैं, चारों तरफ से घिर घिर कर आते हैं, बादल घने हो जाते हैं, पूरे आसमान को ढक लेते हैं, है ना, और बिजली चमकती है, कड़कती है। एक तो वो हो गया। दूसरा, उन्होंने उन्हीं बादलों के माध्यम से कवियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हे समाज में बदलाव लाने वाले बदलाव की आकांक्षा रखने वाले, इच्छा रखने वाले कवियों, तुम इन बादलों के समान इतने घने हो जाओ, यानी कि ऐसी कविताएं लिखो जिस तरह से, और उन कविताओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिस वजह से समाज में क्रांति आ जाए। जिस तरह से बादलों में बिजली छिपी होती है और पुराना सब कुछ नष्ट हो जाए और नया उदय हो जाए, यानी कि समाज में बदलाव आ जाए। फिर अब देखो इन लाइन में, विकल विकल उन मन थे उन मन, तो विश्व के निदाघ के सकल जन। अब यहाँ पर देखो विकल विकल का क्या अर्थ हो जाएगा बताइए। विकल यानी कि व्याकुल होना, निदाघ, देखिए उन्मन थे उन्मन यानी कि अनमने से थे। जब हमारा मन कहीं नहीं लगता तो हम कैसे हो जाते हैं, उदास, अनमने से हो जाते हैं कि भाई यहाँ भी मन नहीं लग रहा, यहाँ पे भी मन नहीं लग रहा, तो अनमने से हो जाते हैं। ठीक है, विकल यानी कि व्याकुल होना, परेशान हो जाना, और उन्मन होना अनमने से होना। विश्व, विश्व हो गया संसार। निदाघ, निदाघ का क्या अर्थ होता है, निदाघ होता है गर्मी, यानी कि पूरा क्या हो गया, निदाघ का अर्थ है गर्मी के सकल जन यानी कि सारे ही लोग। ठीक है, अब इन दो लाइनों का अर्थ देखते हैं कि विकल विकल उन मन थे उन मन विश्व के निदाघ के सकल जन, कि इस गर्मी से सारे संसार के लोग व्याकुल हैं। गर्मी से सारे लोग, संसार के सारे लोग व्याकुल हैं और अनमने से हैं। ठीक है, ये दो लाइनों का अर्थ हुआ। फिर है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तक अब चारों लाइनों का अर्थ देखते हैं कि गर्मी से संसार के सारे लोग व्याकुल हैं और अनमने से हैं, अर्थात व्याकुलता के कारण उनका मन जो है कहीं टिक नहीं पा रहा है, लग नहीं पा रहा है उनका मन। तब कवि कहता है कि हे अज्ञात दिशा से आए हुए बादलों, है ना, अज्ञात दिशा से आए हुए अंतहीन बादलों। अंतहीन क्यों कहा, क्योंकि उनका कोई अंत नहीं होता, चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। तो तब ऐसे में कवि बादलों से कहते हैं कि हे अज्ञात दिशा से आए हुए अंतहीन बादल, जलती हुई धरती को जल से ठंडा कर दो, हे बादलों गरजो। क्या कहते हैं, हे बादलों गरजो और बरसो, दोनों कहते हैं ना कि सारे संसार के लोग गर्मी से व्याकुल हैं, परेशान हैं, अनमने से हैं, उनका मन कहीं नहीं लगता। ऐसे में हे अज्ञात दिशा से आए हुए अंतहीन बादलों गरजो और इस तप्त धरा को फिर से शीतल कर दो, फिर से इन लोगों को गर्मी से मुक्ति दिलाओ। अब इसका भाव यह है कि कवि बादल के माध्यम से, ठीक है, आप पूरी कविता का भाव समझिए कि कवि बादलों के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान करने वाले, जो समाज में क्रांति लाने वाले कवि हैं, उनका आह्वान करते हुए कवि कहते हैं कि वह अपनी कविता में बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी स्वर भर दें। ठीक है, कवि इस पूरी कविता का क्या भाव है, कवि बादल के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान करने वाले कवियों से कहता है कि वह अपनी कविता में बिजली के समान क्रांतिकारी स्वर भर दें। और साथ ही कवि बादलों से भी यह आह्वान करते हैं कि वह बरस बरस कर प्यासे और पीड़ित लोगों की प्यास को शांत करें, यानी कि प्यासे पीड़ित लोगों की, जनों की आकांक्षा को शांत करें, है ना। तो जब हम गर्मी से परेशान होते तो सोचते हैं ना कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो कवि यहाँ पर यही कहना चाहते हैं बादलों से कि तुम बरसो, घने होकर आसमान को चारों तरफ से घेर लो, बरसो और इस संसार में जितने भी लोग गर्मी से व्याकुल हैं, परेशान हैं, उनकी आकांक्षा को, उनकी इच्छा को पूरा कर दो, धरती को शीतल कर दो। और साथ ही वो कवियों से भी कहना चाहते हैं कि समाज में
क्रांति लाने के, बदलाव लाने के जो इच्छुक कवि हैं, आकांक्षा रखने वाले कवि हैं, तुम ऐसी कविता लिखो, ऐसे शब्द अपनी कविता में प्रयोग करो जिससे इस समाज में बदलाव आ जाए। बिजली के समान कड़क शब्दों का प्रयोग तुम इस कविता में करो। तो यस स्टूडेंट, तो ये हुआ हमारा पहली कविता उत्साह शीर्षक से जो कविता थी उसकी पूरी हमारी व्याख्या। दूसरी कविता है, बहुत आसान सी है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए अभी जो मौसम चल रहा है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, आषाढ़ का, सॉरी अभी महीना आने वाला है हमारा माघ का महीना, ठीक है। अभी पूस का महीना चल रहा है ना, उसको पौष भी बोलते हैं। और फिर अभी माघ का महीना आने वाला है, माघ के महीने के बाद आ जाता है फागुन का महीना, ठीक है। फागुन का महीना मतलब चारों तरफ देखो जितनी सर्दी होती है फागुन के महीने में, वो माघ और पौष और माघ में पड़ती है, यानी कि पूस भी बोलते हैं। पूस का महीना चल रहा है, अभी ये फिनिश होने वाला है, उसके बाद माघ का महीना आएगा, ठीक है। माघ का जब पूरा महीना हो जाएगा पूर्णमासी के बाद, तब फागुन का महीना आएगा। उस माह में वसंत पंचमी होती है, होली रखी जाती है, तो आपको पता है ना। और उसके बाद फिर गर्मी आ जाती है, यानी कि जो फागुन का महीना होता है उसमें सर्दियां जो होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और अच्छी सी धूप निकलने लगती है और चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, यानी कि जो वेदर होता है, जो मौसम होता है वो बहुत सुहावना हो जाता है। उसी का वर्णन यहाँ पर निराला जी ने किया है। तो क्या कविता है देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की अट नहीं रही है, ठीक है। तो फागुन की जो आभा है, आभा का मतलब क्या होता है, देखो सुंदरता होता है, ठीक है। जो फागुन की सुंदरता है वो समा ही नहीं पा रही है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, देखिए कि जो सुंदरता है फागुन की वो बिल्कुल भी समा नहीं पा रही है, इस मौसम से उभर कर आ जा रही है। तो इस तरह से अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए फटाफट से, जो शब्दों के अर्थ हैं उनको लिखिए। अटना मीन्स समाना, अट नहीं रही मीन्स समा नहीं रही है ना, यानी कि प्रविष्ट होना भी हो सकता है, या ना समाना, किसी चीज़ में कोई चीज़ भर देते वो समाती नहीं है, गिर जाती है, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है, समाना। फिर है देखो आभा होती है क्रांति या चमक, है ना, आभा क्या है, क्रांति या चमक। फिर है पर होते नभ में तुम पर कर देते, पर कर देना मीन्स पंख, पर क्या होता है, पंख, ठीक है। पर मीन्स क्या हो गया, पंख। फिर है लदी, भार युक्त, लदी होना ना, जैसे एक टहनी हुई उसमें फूल भी लग गए, फिर मोटे मोटे फल लग गए, और वो ऐसे हो जाएगी, लद जाएगी, उससे बिल्कुल झुक जाएगी, है ना, तो लदी होना ये हो गया। पुष्पमाल आप जानते हैं फूलों की माला। फिर है पाट जगह जगह, लिख लीजिए पाट जगह जगह। शोभाश्री क्या हो जाएगा, सुंदरता से भरपूर या सौंदर्य से भरपूर, ठीक है। क्रांति भी इसका आएगा, क्योंकि कविता के दो अर्थ होते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना। फिर पट जाना यानी कि भर जाना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना, शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम अपनी व्याख्या शुरू करते हैं। अब देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो कवि यहाँ पर फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो फागुन की सुंदरता है वो इस माहौल में, इस मौसम में समा ही नहीं पा रही है ना। कवि फागुन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन की सुंदरता समा ही नहीं पा रही, समय में, इस माहौल में समा ही नहीं पा रही है। और फागुन की क्रांति शरीर में सट नहीं पा रही है। फागुन की जो क्रांति है, जो चमक है, शरीर में सट नहीं पा रही। फागुन को एक इंसान मान लिया उन्होंने, तब उसका वर्णन किया कि इतनी आभा युक्त सावन है, इतनी क्रांति, इतनी चमक है उसके चेहरे पर, उसके शरीर में, कि बस सट ही नहीं पा रही है, ठीक है। फागुन का वर्णन हो रहा है ये। फिर है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तब कवि फिर से फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम कहीं भी सांस लेकर उससे हर घर को भर देते हो। क्या होता है हर घर को भरना, मीन्स जब फागुन आता है इधर उधर सब तरफ सौंदर्य बिखरा रहता है,
फूल खिले रहते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है वो क्या होती है, हर घर भरना। उसका मतलब यह है कि पूरे वातावरण में खुशबू फैली हुई है फूलों की, ठीक है। कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम कहीं भी सांस लेकर उससे हर घर भर देते हो, है ना, हर घर भर देते हो, यानी कि सब चारों तरफ वातावरण में खुशबू ही खुशबू फैली रहती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, और तुम ऐसे हो फागुन कि तुम जब सांस लेते हो ना तो हर जगह हर वातावरण में चारों तरफ खुशबू ही खुशबू भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, ठीक है। अब और क्या कहते हैं, तुम आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र पंख ही पंख कर देते हो, है ना। तुम आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र पंख ही पंख कर देते हो, अर्थात फागुन के महीने में इतने पंछी, तितलियाँ, चिड़ियाँ ये सारे होते हैं कि बस आसमान में मस्त होकर उड़ते हैं पंछी। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो ना तो तुम्हारी इतनी सुंदरता, इतनी खुशबू फैल जाती है इस वातावरण में, चारों तरफ खुशबू फैल जाती है और हर घर उससे भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते, और तुम आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र, पक्षियों के आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र पंख ही पंख कर देते हो, अर्थात पंछी जो होते हैं मस्त हो जाते हैं और आकाश में उड़ते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और मैं, हे फागुन, मैं तुम्हारी सुंदरता से अगर आँख हटाना चाहूँ तो भी मैं अपनी आँख हटा ही नहीं पा रहा हूँ, अर्थात जिधर भी देखो फागुन में सुंदरता ही सुंदरता नजर आएगी। फिर है पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, और कवि आगे क्या कहते हैं कि देखो जो फागुन के आगे कवि कहते हैं कि देखो जो पत्तों, कहीं फागुन में चारों तरफ जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पौधे होते हैं उनकी डाल कहीं हरी कहीं लाल, यानी कि पौधों पर, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, कहीं वो लाल होते हैं कहीं हरे होते हैं। लाल तब होते हैं वो जब वो थोड़े थोड़े नए पत्ते आ रहे होते हैं ना। तो पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, और आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो क्या लिखते हैं कवि के कहने का भाव यह है कि जो फागुनी की हवा की मादकता से धरती का कोना कोना भर जाता है, और प्रकृति की सुंदरता से मन क्या हो जाता है, उल्लसित हो जाता है, मन खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। और क्या होता है कि और इसी खुशी में पक्षी आकाश में उड़ने लग जाते हैं, और सौंदर्य को जो मेरी निहारती आँखें हैं मैं उन्हें हटाना चाहूँ तो भी हट नहीं पाती। तो आगे फिर कवि कहता है कि पेड़ों की डालियाँ पत्तों से भर गई हैं, कहीं हरे हरे पत्तों से भर गई और कहीं लाल लाल पत्तों से भर गई हैं, कहीं हरे हरे पत्ते हो गए, कहीं डालियाँ भी लाल हो गई हैं, ठीक है, लाल डालियाँ हो गई हैं, और कहीं नए पत्तों से की लालिमा के कारण डालियाँ लाल हो रही है ना। नए नए पत्ते हो लाल, जैसे नए पत्ते आते हैं तो वो लाल लाल से होते हैं, और थोड़े से जब थोड़ा उनका टाइम हो जाता है तो फिर वो कैसे हो जाते हैं, हरे हरे हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है जो नई नई डालियाँ आती हैं छोटी छोटी, वो भी कैसी हो जाती हैं, लाल लाल हो जाती हैं। और ऐसा लगता है कि उनके गले में भीनी भीनी सुगंध से परिपूर्ण फूलों की माला पड़ गई, और इतने फूल खिलते हैं उन डालियों पर, उन पौधों पर इतने फूल खिलते हैं, ऐसे लगता है कि उनके गले में फूलों की माला डाल दी गई हो, और हर जगह सुंदरता की क्रांति भर नहीं पा रही है। इतने सुंदर फागुन की आभा हो गई है, इतनी सुंदर आभा फागुन की हो गई है, इतना सुंदर वातावरण हो गया है कि हर जगह सुंदरता बिखरी पड़ी है, और ये सुंदरता इस वातावरण में समा ही नहीं पा रही है, अर्थात शोभा की अधिकता के कारण वह समा ही नहीं पा रही है। क्या? फागुन की सुंदरता। तो आपको समझ में आया? एक बार बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि कवि कहना चाहते हैं, कवि फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो फागुन की सुंदरता है वो वातावरण में समा ही नहीं पा रही है, और जो फागुन की क्रांति है वो भी, फागुन की क्रांति यानी कि फागुन की कांति यानी कि आभा जो चमक है, वो आभा या चमक जो है वो फागुन की उसके शरीर में समा ही नहीं पा रही है। और फागुन में चारों तरफ इस तरह से फूल खिलते हैं कि उन फूलों की मादकता से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, हर घर खुशबू से भर जाता है। और ऐसे माहौल में पंछी इतने
उन्मत्त हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि वह नभ में उड़ते रहते हैं, आकाश में चारों तरफ उड़ते रहते हैं। और फागुन की सुंदरता इतनी बढ़ी हुई है कि मैं उस सुंदरता से आँख हटाना चाहूँ, है ना देखना चाहूँ, तो भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं उस सुंदरता से आँख हटा ही नहीं पाता हूँ। कहीं पेड़ों की पत्तियाँ कहीं हरी हैं, कहीं लाल हैं, और कहीं सौंदर्य की अधिकता से पूरी टहनियाँ भी लाल हो गई हैं, ठीक है। और कहीं 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 पड़ी है उर्मे मंद पुष्प माल, और कहीं उन पेड़ों की टहनियों में इतने फूल खिले हुए हैं कि ऐसा लगता है कि उनके गले में फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, और जगह जगह फागुन की सुंदरता इतनी बिखरी पड़ी है कि नज़र हट ही नहीं रही है, चारों तरफ फागुन का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी कविता और ये था हमारा पाठ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह और अट नहीं रही है। तो ठीक है, इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में पूछिए, कोई भी क्वेश्चन पूछता नहीं है, या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब तो यही है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक